नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली कक्षा में आधुनिक काल के बारे में पढ़ा और आधुनिक काल का काल विभाजन पढ़ा। आधुनिक काल के काल विभाजन में हमने देखा कि जो पहला काल जिसे हम भारतेंदु काल कहते हैं या पुनर्जागरण काल कहते हैं, जो सन 1857 से लेकर के सन 1900 तक का काल कहलाता है। आज हम इस काल के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस काल का नाम भारतेंदु काल क्यों रखा गया। सही मायनों में ये पुनर्जागरण काल था, क्योंकि इसी कालखंड के दौरान भारतीय समाज में एक जागृति आ रही थी। वह जागृति कुरीतियों के प्रति थी। वह जागृति देश प्रेम की भावना थी। वह जागृति सामाजिक बदलाव की जागृति थी। और इस कालखंड के श्रेष्ठ कवि ठहरते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो साहित्यिक योगदान इस पूरे समय में सर्वाधिक था, इसी कारण विद्वानों ने इस काल को भारतेंदु काल या भारतेंदु युग कहना उपयुक्त समझा। भारतेंदु साहित्य के क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहे। अनेक रचनाएं इस दौर में उन्होंने लिखी। कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। खास तौर से जब ये बात चल ही पड़ी तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि भारतेंदु का योगदान क्या रहा इस दौर में। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया, उसे निकालना प्रारंभ किया सन 1868 में। 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसका बाद में नामकरण हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। भारतेंदु स्वयं इनमें लिखते थे और उनके साथ साथ बहुत सारे लेखकों की रचनाएं भी छपती थी। इस दौर में हिंदी लेखकों ने मिशनरी भावना से काम किया तथा बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी से अनुवाद की जो परंपरा बड़े ज़ोर शोर से चली आ रही थी, वह इस काल में आकर के कुछ रुकी, क्योंकि हिंदी की अपनी लेखन क्षमता यहाँ लेखकों ने दिखाई। सन 1874 में भारतेंदु ने नारी शिक्षा के लिए बाला बोधिनी पत्रिका निकाली। इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 मुख्य पत्रिकाएं भारतेंदु निकालते हैं, जिनके संपादक होते हैं कवि वचन सुधा के, हरिश्चंद्र मैगजीन के और बाला बोधिनी के। भारतेंदु का जन्म 1850 ईस्वी में होता है और महज 35 वर्ष की आयु में ही 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी प्रतिभा को साहित्य के माध्यम से दिखाया। अनेकों अनुवाद उन्होंने नाटकों के भी किए, कुछ मूल नाटक लिखे, कुछ काव्य रचनाएं की, उपन्यास लिखे, निबंध लिखे, इतिहास ग्रंथ लिखे। भारतेंदु की रचनाओं की एक जानकारी मैं यहाँ बता रहा हूँ। भारतेंदु ने जो मौलिक नाटक लिखे उनके नाम इस प्रकार हैं: वेदी की हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली नाटिका, विशस्य विषमोष्ठम, भारत दुर्दशा,
नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रथा और अन्य भाषाओं से जो उन्होंने नाटक मूल रूप से संस्कृत से जो अनुवाद किए वो नाटक थे विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजयी, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, दुर्लभ बंधु और रत्नावली। भारतेंदु की जो काव्य रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं: प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सत्सई सिंगार, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, तन्मय लीला, दान लीला, प्रबोधिनी, प्रात समीरन, बकरी विलाप और रामलीला। ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ थी जो कविता की पुस्तकें थी। उपन्यास लिखे उन्होंने हमीर हठ, रामलीला, सुलोचना, सीलवती और सावित्री चरित्र। उनके जो प्रसिद्ध निबंध हैं वो इस प्रकार हैं: सबे जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जयदेव और बंग भाषा की कविता। इसके साथ उन्होंने इतिहास से संबंधित 2 ग्रंथ लिखे जिनके नाम हैं कश्मीर कुसुम और दूसरा है बादशाह दर्पण। भारतेंदु के नाटक बहुत प्रसिद्ध रहे जो सीधा सीधा सामाजिक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। उनमें जो जो भावनाएं थी वहाँ वो सारी उन्होंने प्रदर्शित करने की कोशिश की है। भारतेंदु के साथ ही भारतेंदु युग के कुछ कवियों का श्रेष्ठ योगदान रहा। उनमें नाम है प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और ठाकुर जगमोहन सिंह। और भी कुछ कवि हैं: राधा कृष्ण दत्त, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास। ये भी उस दौर के प्रमुख कवि रहे। भारतेंदु के नाटकों निबंधों में अलग अलग विषय देखने को मिलते हैं। चंद्रावली नाटिका में प्रेम के आदर्श का निरूपण है तो नील देवी एक ऐतिहासिक नाटक है। भारत दुर्दशा में देश की दशा का चित्रण है तो विशेष्य विश्वोत्तम में देशी रजवाड़ों के षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया गया है। प्रेम जोगिनी में धार्मिक पाखंड का चित्रण है और उनकी कविताओं में भी हमें भक्ति भावना, श्रृंगारिकता के साथ साथ स्त्री शिक्षा, समाज सुधार, राष्ट्रीयता आदि का नमूना देखने को मिलता है। हम भारतेंदु युग के विशेषताओं की चर्चा करें कि भारतेंदु काल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, किस रूप में थी। राष्ट्रीयता की भावना इस काल की विशेषता थी कि विदेशी शासकों के अत्याचारों से जो पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु काल के कवियों ने किया। समाज की दुर्दशा का चित्रण हम देखते हैं कि रीतिकाल के कवियों ने समाज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो राजा रजवाड़ों के यहाँ कविताएं किया करते थे, किंतु भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन का यथातथ्य निरूपण करने में रुचि दिखाई। आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की और जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली कविताएं लिखी गई। सामाजिक रूढ़ियों को नकारते हुए बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत को काव्य का विषय बनाया गया और सामाजिक कुरीतियाँ, छल कपट एवं पाखंड का खंडन इस काल के कवियों ने किया। अगली विशेषता है श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की। रीतिकालीन पद्धति पर नक्षिक वर्णन एवं नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने किया ही है,
साथ ही कृष्ण को नायक मानकर तथा राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण भी किया है। अगली विशेषता है भक्ति भावना। भारतेंदु युग में भक्ति प्रधान रचनाएं भी कवियों ने की और भक्ति का जो माध्यम रहा कृष्ण और राधा वहाँ पर इस काल में रहते हैं। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप से चित्रण किया। यद्यपि कहीं कहीं परंपरा का निर्वाह करते हुए भी प्रकृति चित्र निरूपण किया गया। एक ओर तो वसंत वर्षा आदि ऋतुओं के मनोहारी चित्रांकित किए, तो दूसरी ओर गंगा यमुना चांदनी आदि का सुंदर चित्रण किया गया है। कुछ उदाहरण हम भले देख सकते हैं कि भारतेंदु की रचना वसंत होली में वसंत का वर्णन है, चंद्रावली नाटिका में यमुना का वर्णन कवि ने किया गया है। अगली विशेषता हास्य व्यंग्य की प्रधानता। इस काल के कवियों ने हास्य व्यंग्य परक रचनाओं के महत्व को समझते हुए इनके माध्यम से अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों पर करारी चोट की है। अगली विशेषता है समस्या पूर्ति। भारतेंदु युग के कवि समस्या पूर्ति के रूप में भी काव्य रचना करते थे। कोई एक पंक्ति या पद्यांश समस्या के रूप में दिया जाता था और कविजन विलक्षण कल्पनाएं करते उस समस्या की पूर्ति हेतु काव्य रचना करते थे। मतलब एक पंक्ति किसी ने कवि ने कह दी है और अगली पंक्ति दूसरा कवि अपने हिसाब से बनाता है। समस्या पूर्ति का प्रमुख नियम यह था कि दी गई पंक्ति छंद या कविता के अंत में ही आनी चाहिए। समस्या पूर्ति की परंपरा कवियों की प्रतिभा को परखने और उनके रचना कौशल की था पाने की कसौटी समझी जाती थी। कवि गोष्ठियों में समस्या पूर्ति की प्रतियोगिताएं होती थी और रसिक समाज इन्हें बड़े चाव से सुनता था। समस्या पूर्ति के लिए जो विषय दिए जाते थे प्राय श्रृंगार से संबंधित होते थे। और अगली विशेषता है ब्रजभाषा का प्रयोग। भारतेंदु युग के अधिकांश कवियों ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की। यद्यपि खड़ी बोली का प्रयोग इस काल में प्रारंभ हो गया था, लेकिन फिर भी ये इस काल की भाषा रीतिकाल के कवियों से कुछ परिष्कृत तो नहीं थी, लेकिन उसमें वो प्रवाह और स्वाभाविकता ब्रजभाषा की आ गई थी। ये मूल रूप से भारतेंदु काल की विशेषताएं हैं और ये था भारतेंदु युग, जिसे हमने प्रारंभिक तौर पर समझने का प्रयास किया है। इसमें अगर विद्यार्थियों को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे जानकारी जुटा सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।